और जब तुम क्लास ले रहे हो तो तुम रिकॉर्डिंग का क्या करोगे? या अपने वाली को रिकॉर्डिंग भेजेगा, तू खुद क्लास लेगा? ऐसा कुछ चल रहा है जीवन में। चलिए कोई बात नहीं। जा रहे हो सर? चलो कल किस टाइम आओगे? वही 11:30। अच्छा, थोड़ा 11 तक आ जाओ। उसका रीजन ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 11 तक कंप्लीट नहीं आती, 11 तक खोल के रखते हैं, सब 11 तक आ जाओ मैक्सिमम भी। जैसे इसमें कोई इशू आ गया, आज 11 बजे आ जाऊंगा, इशू नहीं, यहाँ पे एंटर दे देगा। नहीं वो तो मैं आपको बाहर से दे दूंगा सर, अच्छी एंट्री अच्छी नहीं है ना, मैं बाहर से दूंगा, टेंशन मत लो। अब मेरा मैक्सिमम 4 दिन का काम है। अच्छा, 4 दिन में फिनिश मांगा, जितना भी है सारा निपटा दूंगा मैं, चाहे वो जो भी हो, कोई सी भी बिल्डिंग पर काम चल रहा है, मैं 4 दिन में बिल्कुल बंद कर दूंगा, फिर अपने आप हो जाएगा। 4 दिन का प्रेशर है, फिर कभी सैटरडे संडे में फिर मंडे से बिल्कुल फ्री, मंडे से गेम थ्योरी और एरोमेट्री, ठीक है हाँ ठीक है। और वो भी आईएएस में देखता हूँ मैं, ठीक है। और वो यार ये कॉन्सेप्ट चेंज करवा दो भाई। हाँ ये इतना काम तो कम से कम कर लो, है ना, इतना काम तो कम से कम कर लो। चलो ठीक है भाई। चलिए मेरे बच्चों, तो मैंने बताया होगा कि मैक्सिमम जितनी भी सीरीज है, एक्सपेंशंस है मैथमेटिक्स के अंदर, वो ज्यादातर पावर सीरीज के फॉर्मेट में होते हैं, पावर सीरीज के फॉर्मेट में होते हैं। तो आज हम उस पावर सीरीज का ही मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। और अगर रियल एनालिसिस को 10 नंबर का वेटेज मिलेगा तो पावर सीरीज से कंफर्म एक क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। पावर सीरीज की कन्वर्जेंसी हम कभी कभी जो रेशो टेस्ट मैंने बताया था उससे भी चेक करते हैं। और अगर स्पेसिफिकली पावर सीरीज के ही बारे में बात करी जाए तो आज कुछ हम डिफरेंट पढ़ाने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, जो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो एक पर्टिकुलर केस होता है पावर सीरीज का। तो सबसे पहले कंसर्न ये आता है कि पावर सीरीज होती क्या है और आपको पढ़ाई की जा रही है स्पेशली, जबकि आज तक हमने कोई और सीरीज तो आपको नहीं पढ़ाई है। तो अगर आपके पास एक सीरीज है समीशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a n x माइनस a टू दी पावर n, ठीक है बेटा, a जो है वो कांस्टेंट है और जो a n है वो भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन जो a n है वो कोरस्पॉन्डिंग टू n कांस्टेंट है, मतलब A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, A3 कांस्टेंट है, अप टू सो ऑन। तो an को हम वेरिएबल भी मान सकते हैं, an को हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। वेरिएबल इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो n के ऊपर डिपेंड करेगी। जो मेरे पास a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर इस टाइप का एक सीरीज है आपके सामने तो दिस सीरीज इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट पॉइंट ए। किस पॉइंट के अबाउट मानी जाती है? इस पॉइंट के अबाउट मानी जाती है। सो दिस इज वेरी फेमस पावर सीरीज अबाउट पॉइंट ए। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक सीरीज, जब मैंने आपको पढ़ाया तो ज्योमेट्रिक सीरीज शायद मैंने आपको ऐसे पढ़ाया होगा, n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर n। आप इस सीरीज को गौर से देखिए, इसमें a 0 है और जो a n है वो 1 के बराबर है फॉर ऑल n। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो पावर सीरीज का एक पर्टिकुलर केस है। अब मैंने ये जिक्र क्यों किया? क्योंकि जब मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्रिक सीरीज यूनिवर्सली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ऑस्किलेट नहीं करती है। यूनिवर्सली नहीं करती है, वैसे कर सकती है बट यूनिवर्सली नहीं करेगी। तो यूनिवर्सली नहीं करेगी इसका जो सेंस था वो ये था कि एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए ये कन्वर्स करेगी और किसको कन्वर्स करेगी। तो याद करो शायद आया था कि एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 ओपन इंटरवल पर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। इसमें हम जो इंटरवल था -1 से 1 इसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी, जिसका मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करेगी तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दें, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस इंटरवल का मैग्नीट्यूड होगा 2, इसका हाफ कर दे तो मैग्नीट्यूड बनेगा 1।
नाउ दिस वन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। पॉइंट टू बी नोटेड, रेडियस सिर्फ सर्कल या स्फीयर में ही नहीं होती, इंटरवल में भी रेडियस होती है। इंटरवल की रेडियस क्या होती है? जो इंटरवल की लेंथ होती है उसके हाफ को हम इंटरवल का रेडियस कहते हैं। तो ये छोटी सी बात मैंने यहाँ पे आपके सामने, सबसे पहले बताओ ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी बेटा। यस सर। ठीक। अब सवाल ये आता है कि पावर सीरीज आपने डिफाइन कर दी, चलो डिफाइन कर दीजिए। अब क्या ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी? ये मैंडेटरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एक्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी। दुनिया की कोई भी सीरीज, पावर सीरीज हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होती है। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर दीजिए तो ये पावर सीरीज डिफाइंड जरूर होगी, लेकिन क्या ये हर रियल नंबर के लिए कन्वर्ज करेगी? आंसर है नहीं। तो हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब किस इंटरवल में ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब वो इंटरवल डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता, उससे पहले डिफाइन होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। क्या डिफाइन होता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। और इससे आपको इंटरवल मिल जाता है। तो मान लीजिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। ठीक है बेटा? तो 1/r इज डिफाइंड एज लिमिट n tends to infinity मॉडुलस वैल्यू ऑफ an प्लस 1/an मेरे बच्चों। ठीक है? और an कहां से उठाओगे? an यहां से उठाओगे, उठा लिया। an प्लस 1 कहां से उठाओगे? यहां से उठाओगे। बी केयरफुल, an प्लस 1 नोमिनेटर में है, an डिनोमिनेटर में है, मोड लगा रखा है, लिमिट ले रखी है, और यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो है 1/r। सिंपलीफाई करोगे, यहां से r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। अब किसी बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा, सुधीर सर आप डायरेक्ट r का फॉर्मूला भी तो लिख सकते थे। अगर मेरे बच्चों r का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे बनाया जा सकता है। कैसे? an ऊपर कर दीजिए और an प्लस 1 नीचे कर दीजिए, ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन सुधीर सर ने स्पेसिफिकली 1/r की टर्म में लिखा है। उसका रीजन ये है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कभी कभी ये चीज हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको पता है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ an टू द पावर 1/n के भी बराबर बनती है। तो दैट्स व्हाई मैंने an प्लस 1 को ऊपर रखा, an को नीचे रखा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आप ऐसे निकाल दीजिए या ऐसे निकाल दीजिए, आपका मन। बेटा क्लियर है यहां तक मेरे बच्चों? बाबू फटाफट बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब सवाल आता है सुधीर सर, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का हम करेंगे क्या? ठीक है जी, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का हम करेंगे क्या? चलिए करवाते हैं। क्या कुछ स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ सी हुई है क्या? ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, है ना? तो इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का हम करेंगे क्या, समझाता हूं। मान लीजिए आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकाल लिया मेरे बच्चों, जो आया r इज व्हाट? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। तो अब हमें निकालना होगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी। क्या होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी? मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन r। मतलब दुनिया का कोई भी x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो x है वो बिलोंग करेगा a माइनस r से लेके a प्लस r के बीच में। बोलो हाँ या ना? बेटा यही लिखोगे या कुछ और लिखोगे? यस सर। ठीक है। इसका मतलब इस ओपन इंटरवल के अंदर अगर x की वैल्यू बिलोंग करेगी
तो आपकी गिवन पावर सीरीज कंफर्म कन्वर्जेंट होगी। और मेरे बच्चों, अगर x माइनस ए ग्रेटर देन हुआ r से, समझ गए, तो आपकी पावर सीरीज कंफर्म डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी। और इस केस में क्या होगी? कन्वर्जेंट। ठीक है जी। चलो, लेकिन तीसरी बात बच गई। अगर x माइनस ए बराबर हुआ एग्जैक्टली r के, जिसको हम बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। बाउंड्री पॉइंट क्यों कहते हैं इसको? अगर आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू या तो बराबर होगी a माइनस आर के, या फिर x की वैल्यू बराबर होगी a प्लस आर के। तो मेरे बच्चों, बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। मतलब लोअर बाउंड्री पर भी आप अलग से चेक करेंगे कन्वर्जेंसी, और अपर बाउंड्री पर भी अलग से चेक करेंगे कन्वर्जेंसी। ओपन इंटरवल में तो कंफर्म कन्वर्जेंट होगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर कंफर्म डाइवर्जेंट होगा। लेकिन बाउंड्रीज पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? कैसे चेक करेंगे? आप x की वैल्यू पुट करेंगे पावर सीरीज के अंदर। जब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो सीरीज ऑफ रियल नंबर बन जाएगी। कन्वर्जेंसी चेक करो, पढ़ाई थी पिछली क्लास में। आप x की वैल्यू अपर लिमिट डालेंगे, अपर बाउंड्री डालेंगे, फिर वो एक सीरीज ऑफ रियल नंबर बन जाएगी। फिर से चेक करो, बाद में काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? बाबू क्लियर है? Yes, बिल्कुल sir. बात है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बिल्कुल सिंपल सा। फिर कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कुछ लीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज है आपके सामने, समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1 इनटू x प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सबसे पहला सवाल, इज इट अ पावर सीरीज और नॉट? इज इट अ पावर सीरीज और नॉट? यस सर। है ना? अच्छा, मेरा एक सवाल है। आप, क्या कोई बच्चा इस सीरीज की कन्वर्जेंसी को विदाउट पावर सीरीज कंसीडर किए हुए सोल्व कर सकता है? मतलब मान लो मैंने पावर सीरीज आपको पढ़ाया नहीं, और मैंने एक सीरीज दे दी, पूछा कि इसकी कन्वर्जेंसी बताइए, तो कोई बच्चा है जो इसकी कन्वर्जेंसी विदाउट पावर सीरीज सोल्व कर दे? या ये बता दो किस मेथड से कन्वर्जेंसी चेक करोगे बस। सर रेशियो टेस्ट ले लेंगे। रेशो टेस्ट जरा लगाना एक बार, पहले रेशो लगाओ। पावर सीरीज बात में देखेंगे, पहले रेशो। सर, यक्स पे डिपेंड कर रहा है और क्या? ठीक है,
तो क्या बता सकते हो कि एक्स पे क्या डिपेंडेंसी है? एक्स ग्रेटर देन 2 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, -2 पे। एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -2 से इंफिनिटी तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ये तो पता रहेगा थोड़ा सा। मैं राजीव का समझ में आ रही है तेरी बात? यस सर, यस। ठीक है। चलो, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालो, छोड़ दो उसको, दिस इज योर होमवर्क। आपको मैच करना होगा ना राजीव बेटा, मैच करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी यस से सर, रिजल्ट यस। निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा और रेशियो से निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा। सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया है कि थोड़ा आराम से देखिएगा। चलिए, इजी के पावर सीरीज और नॉट, इजी के पावर सीरीज और नॉट, यस सर, पावर सीरीज। पावर सीरीज है। चलिए तो फिर, अगर ये पावर सीरीज है तो किसके अबाउट ये पावर सीरीज है? -1 के अबाउट सर। वेरी गुड। इसका मतलब जो ए एन बनेगा, जो ए एन बनेगा वो बनेगा -1 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ए जो है वो है -1। चलिए आर निकालिए। तो 1 अपॉन आर इज डिफाइंड एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मोड लगाएंगे तो -1 वाला इंपैक्ट बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। बेटा सोल्व करना एक बार, मेरे बच्चों एक बार सोल्व करना। जी बेटा, सोल्व करेंगे एक बार, वैल्यू आएगी यस 1, सर, 1। आ जाएगी। तो चलिए, यहां से आर की वैल्यू आ गई 1, तो क्या मैं ये कह दूं कि जहां पर मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन होगा 1 से, वहां पे आपकी सीरीज कन्वर्ट करेगी, यस और नो? और इसका मतलब क्या है? -1 इज लेस देन x प्लस 1 इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है? -2 इज लेस देन x इज लेस देन 0, मतलब इस इंटरवल में कंफर्म आपकी सीरीज कन्वर्ट करेगी। कैन आई से इट लाइक दिस? क्लियर है यहां तक? ठीक है, लेकिन अभी तक आपने बाउंड्री पे बात नहीं करी, मतलब -2 पे क्या सिचुएशन है और 0 पे क्या सिचुएशन है। तो मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना, आप इस इक्वेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर सबसे पहले लोअर बाउंड्री डालो। सीरीज क्या बनेगी आपकी? समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1, ओके, इनटू x की वैल्यू अगर -2 डालूंगा तो ये बनेगा -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। और ये क्या है? कोई बच्चा बताएगा ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है या कौन सी सीरीज है? इज इट ए ऑल्टरनेटिंग सीरीज और व्हाट? भाई यस बोलो सर, इस फटाफट। अल्टरनेटिंग सीरीज। राजीव मेरे बच्चे, दिस इज नॉट ए ऑल्टरनेटिंग सीरीज। उसका रीजन है -1 टू द पावर है 2n प्लस 1 which is always odd, so that's why this number is always, यस सर, यस सर। so technically this series is series of negative term,
जानबूझ के पूछा है मैंने सवाल। बेटा क्लियर है बाबू? क्लियर है यहाँ यस तक? सर, यस सर, यस। नाउ मैंने बोला था नेगेटिव सीरीज होगी तो माइनस बाहर ले लूंगा, कन्वर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट्स व्हाई दिस होल सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसका मतलब अगर आपने x की वैल्यू -2 डाली तो आपकी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। तो -2 को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यस। वेरी गुड। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब आप x की वैल्यू 0 डालो। x की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1। ओके, यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 टू द पावर n, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये बताओ कौन सी सीरीज है? अल्टरनेटिव सीरीज है? कौन सी सीरीज है? क्या है? यस सर, ये तो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है। इज इट कन्वर्जेंट और नॉट? इज इट कन्वर्जेंट और नॉट? ये तो पिछली क्लास से बता यस, सकते हो। कन्वर्जेंट है। यस, दिस इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंसी क्या हो गया? -2 से 0 क्लोज इंटरवल। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक ओपन इंटरवल होगा, एक सेमी ओपन, एक सेमी क्लोज और दूसरा क्लोज। अब अपना देख लेना जो तुम्हें करना है। ओ मेरे बच्चों, बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। क्योंकि अब मैं टॉपिक थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ तुम्हारा। टॉपिक थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस से मैच करना शुरू हो जाएगा। चलो राजीव बेटा सर, यस सर। चलिए। स्क्रीन सारी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, सेव लग रही है। फिर इस पे पढ़ा दूं क्या? इस पे ही ठीक लग रही है। ठीक है बेटा, कंफर्टेबल हो ना सारे? यस सर। आप ठीक। पता नहीं स्क्रीन में दिक्कत सी लगी है बहुत, चेक करवा लूं। चलिए, तो मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं आपको फंक्शन थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं? फंक्शन थ्योरी। पढ़ाया मैंने कल भी आपको फंक्शन थ्योरी ही था, लेकिन वो जो फंक्शन था वो एक पर्टिकुलर केस था। क्या पर्टिकुलर केस था? वो फंक्शन थी सीक्वेंस, मतलब उसका डोमेन फिक्स था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आज हम कोई जर्नल फंक्शन थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम पास करना नहीं है आपके साथ। तो फंक्शन थ्योरी में 2-3 बातें होती है, ये मैंने पहले भी कभी बताई होगी। एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है और जिसका कोडोमेन होता है। बी, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीके से ये डिफाइन होता है। या तो आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। और या फिर इस फंक्शन की आप कोई प्रॉपर्टी दे देंगे, प्रॉपर्टी, तो ये फंक्शन यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बात बताई थी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस। वेरी गुड। अब थोड़ा सा 5 मिनट का समय मुझे दे दीजिए, 5 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, फंक्शन के बारे में एक बात कही जाती है कि फंक्शन इज नथिंग बट ए मैपिंग, ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक, इसका मतलब है कि जो फंक्शन होता है वो एक मीडियम होता है जो एक सेट के एलिमेंट को रिलेट करता है या मैप करता है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। लेकिन इसमें खास बात होती है कि जिस सेट के एलिमेंट को मैप करेगा उसके सारे एलिमेंट को मैप करेगा, मतलब डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड
नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है कि डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट पे मैप कर जाए, बट डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट पर मैप नहीं कर सकता। ये रूल है फंक्शन का। लेकिन ये रूल पढ़ाने में नहीं आया हूं आपको, मुझे कुछ और बताना है। फंक्शन में जब आप डोमेन की वैल्यूज पुट करते हो तो कुछ आपको मैपिंग मिलती है जो रेंज के अंदर या कोडोमेन के अंदर या फंक्शन की वैल्यूज होती है जिनको आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स। अब याद करो, ये बात भी मैंने क्लास में पूछी थी कि फंक्शन एफ होता है या एफ ऑफ एक्स। तो आपने सबने बताया था कि सुधीर सर एफ एक्स फंक्शन होता है। किताबों में भी एफ एक्स ही फंक्शन लिखा है, लेकिन एफ एक्स नहीं होता। एफ एक्स तो उस फंक्शन की वैल्यू होती है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब ये फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स और आप एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं फ्रॉम द डोमेन, तो फंक्शन की वैल्यू भी तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। आंसर है यस। तो क्या आप मुझे ये मेजर करके बता सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यूज में चेंज हो रहा है वो चेंज किस तरीके से हो रहा है? मतलब मैं फंक्शन की वैल्यूज में आपसे चेंज मेजर करवाना चाहता हूं, आप समझिए। और ये कोई सिंपल बात नहीं है, एकदम ये कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। चलिए आज आपको मैं आपको बात बताता हूं। हिंदुस्तान में 90% लोग जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। मैक्सिमम 10% ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे हिंदुस्तान को पता है कि एक बिजनेसमैन मच मच बेहतर होता है किसी जॉब वाले से, चाहे वो सरकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप आईपीएस का कंपैरिजन करेंगे तो फिर बिजनेस का मैन भी तो मैं बड़ा लूंगा ना भाई, ऑब्वियसली। फिर बिजनेसमैन में छोटा भी नहीं लूंगा ना। आप जैसी नौकरी का कंपैरिजन करेंगे मैं ऐसे बिजनेसमैन का कंपैरिजन करूंगा। तो जब सबको पता है कि बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस करते नहीं है, कोई रीजन मुझे दे सकता है क्यों नहीं करते हैं? जी बेटा, चलिए अगला सवाल, मत दीजिए जवाब। रिक्स हाँ, रिक्स एबिलिटी रिस्क। कम करने। हाँ, रिस्क नहीं, रिस्क नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में होती है मेहनत। बिजनेस में मेहनत का एक टॉप लेवल होता है। अगर आप उससे नीचे रह गए तो आप बर्बाद हो, और अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो आप राजा हो। तो हिंदुस्तान में लोगों को काम करने की थोड़ी कम आदत होती है, तो वो जो बिजनेस का जो लेवल है ना, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। वो पहले ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि आपको आदत नहीं है काम करने की। आपको आदत है 9 to 5 जॉब करने की, सुबह उठने की 8 बजे, रात को सोने की 10 बजे। ये आदतें हैं आपकी। आपको कभी सिखाया नहीं गया हार्ड वर्क किसको कहते हैं। आपको जरूर ये सिखाया गया होगा स्मार्ट वर्क पे फोकस करिए। चलो कोई बात नहीं, जैन हो, इसको भी मान लेते हैं आपकी बात। तो रिस्क नहीं होता। जो आपके फंक्शन की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है बिजनेस में अगर इनपुट आपने एक लेवल से ज्यादा लगाया हो तो। अगर इनपुट कम लगाया है तो फिर आपको बिजनेस में जो नुकसान होगा उसको राजीव रिस्क कह रहा था। रिस्क है तो रिस्क है, समझ गए ना? चलिए, मजाक कर रहा था। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आई हो। अगला सवाल पूछता हूं और अपनी बात समझाता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक पे चलूंगा। देखिए, मेरा एक सवाल है और ये सवाल स्पेशली गर्ल्स से है। मान लो बेटा कोई तुम्हारा होने वाला है इस टाइप से, और उसकी सैलरी है 80,000, 80,000 है ना, पर मंथ, और वो गवर्नमेंट जॉब करता है। दूसरा लड़का है जिसकी सैलरी है 1.5 लाख, बाकी सारे फीचर्स कांस्टेंट है, बस सैलरी का फर्क है। उसकी सैलरी है 1.5 लाख, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। कौन सा बेटर है फॉर लाइफ पार्टनर? कौन बच्चा बोलेगा? है
चल राजीव तू ही बता दे बेटा, तेरे को दो ऑफर दे रहा हूं, 80,000 सरकारी नौकरी, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरी, कौन सी को सर चूज करें? 80,000 सरकारी नौकरी। 80,000 सरकारी। क्यों भाई? ये जो सरकारी तुझे पैसा मिलेगा, इसमें नोटों पे गांधी जी के बजाय कैटरीना कैफ छपी होगी क्या? नहीं ना। और तेरे को पता है ना 1.5 लाख रुपए 80,000 से ज्यादा होते हैं, पता है ना इतना? हाँ या ना? यस सर, यस। फिर भी तूने 80,000 चूज किया, क्यों भाई, क्यों चूज किया तूने? सर इसमें इस स्टेबल कंडीशन है हमेशा। वेरी गुड, वेरी गुड, आ रहे हो धीरे धीरे। स्टेबल कोई कंडीशन नहीं होती। सरकारी नौकरी वाले में एक बेनिफिट होता है कि उसकी पूरी लाइफ का ग्राफ चेंजेबल, मेजरेबल होता है। मतलब उसकी जो सैलरी है, उसका जो ग्राफ है सैलरी का, अगर आज आपकी नौकरी लगी 25 साल की उम्र में, तो जब आपका रिटायरमेंट होगा 60 साल की उम्र में, आज ही आप बता दोगे कि सुधीर सर, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन मेरी इतनी वेल्थ होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो सैलरी ग्राफ होगा उसके मैं चेंज को मेजर कर सकता हूं, रेट ऑफ चेंज को मेजर कर सकता हूं, जिसको कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। कभी आपने कोई बिजनेसमैन अगर देखा होगा, तो वो चाहे कमा कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में दर्द रहता है 24 घंटे, क्योंकि वो अपने अगले साल का भी ये नहीं बता सकता कि अगले साल मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले साल मेरी वेल्थ कितनी होने वाली है, 40 साल आगे का तो वो कुछ बता ही नहीं सकता। इसका मतलब एक बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट वेल्थ ग्राफ होता है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैं रेट ऑफ चेंज मेजर नहीं कर पाता। हाँ या ना बोलो? यस सर। नहीं तो गांधी जी दोनों पे छपे हैं राजीव, यस और सर, यस। 1.5 लाख रुपए 80,000 से ज्यादा ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुधीर सर, 80,000 वाला सेफ जोन में है, 1.5 लाख वाला सेफ जोन में नहीं है। बाबू ये मतलब नहीं है। 80 वाले को पता है जितनी चादर उतने पैर फैलाएगा, मुझे इतने मिलने हैं। 1.5 लाख वाले को आज 1.5 मिल रहे हैं, कल को 15,000 भी नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम सरकारी नौकरी की तरफ भागते हो, बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर के तरफ आप इसलिए नहीं भागते हो क्योंकि आपके सैलरी का जो ग्राफ है वो मेजरेबल नहीं। समझ में आया? छोटी सी बात। यस तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी फंक्शन थ्योरी है, वो सारा का सारा सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज में जो चेंज हो रहा है उसके रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का मेरा काम है इन मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो हमें कहां जाना है? डिफरेंशियबिलिटी पे जाना है, ताकि हम फंक्शन के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज मेजर कर सके। फिर क्या हुआ? डिफरेंशियबिलिटी लाने के लिए कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मेरा टॉपिक स्टार्ट कहां से होगा? टॉपिक स्टार्ट होगा लिमिट ऑफ द फंक्शन से, फिर आएगी कॉन्टिन्यूटी, फिर आएगी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद आएंगी रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कोची थ्योरम। समझ गए? क्यों आएंगी उनका भी मैं लॉजिक आपको दूंगा और आपके सिलेबस में भी प्रॉपर लिखी हुई है। ये जितनी भी थ्योरम्स के मैंने नाम लिए, ये सारी की सारी थ्योरम्स आप गौर करेंगे डेरिवेटिव पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो ही मेजर करना है। समझ में आया मेरे बच्चों? चलिए एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल रियल एग्जांपल है। ये बात है लगभग कोई 10 एक साल पहले। तो मेरा एक जूनियर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा एक जूनियर है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में प्रोफेसर, मतलब परमानेंट प्रोफेसर है। तो एक दिन मैं ऐसे ही डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, तो वो मुझे मिल गया। अब हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर है, सीनियर जूनियर में अच्छा बॉन्ड होता है, तो सर आ जाइए आ जाइए। तो मैंने उसको बोला भी, मगर भाई तू मेरे को सर वर मत बोल, मैं तो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, अच्छा नहीं लगता। खैर उसने नहीं माना, बोलो सर आ जाओ आप, ये वो, चलो बैठ गए, कोई बात नहीं। तो मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ रह रहा है आजकल?
कह रहा सर मैं नोएडा से आता हूँ, तो नोएडा हमसे 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला यार तो बहुत दूर रहता है, 40 किलोमीटर आना 40 किलोमीटर जाना पर डे, बहुत टिपिकल टास्क है यार। 80 किलोमीटर रोज, तेरी तो सारी जिंदगी किलोमीटर ना अपने में ही चली जाएगी। तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। कह रहा सुधीर सर देखो, दिल्ली में अगर मैं फ्लैट लूंगा 2 करोड़ का आएगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर, देखो ना तो 2 करोड़ की ईएमआई मेरे से दी जाए और ना 2 करोड़ रुपए मेरे पास है, और मैंने नोएडा में जो घर लिया है वो 50 लाख का लिया है, और 40,000 मेरी ईएमआई है, और 85,000 रुपए मेरे सैलरी है। तो सर मेरे 45,000 रुपए बच जाते हैं और 45,000 में मेरा घर चल जाता है। इसका मतलब आज से लेकर पूरे जीवन तक, अब 20 साल में उस पर घर का लोन उतरेगा, और 20 साल 25 साल 30 साल वो नौकरी करेगा। इसका मतलब उसको डे वन पता है। अब उसने सीएनजी फिटेड गाड़ी ले रखी है, सर मैं सीएनजी फिटेड गाड़ी में रोज आता हूं और मैं रोज जाता हूं। इसका मतलब उसकी लाइफ का जिस दिन उसने घर लिया और उसका जिस दिन रिटायरमेंट होगा उसको पूरा पता है बीच में उसकी लाइफ कैसे चलनी है, अगर कुछ कुछ गड़बड़ ना हुई तो। राजीव समझ में आई बात? इसीलिए लोग सरकारी Yes, नौकरी पसंद करते हैं। अब तुम सुधीर सर से मिलो, समझ गए? तो किसी सेशन में 4 करोड़ आ जाते हैं और किसी सेशन में 50 लाख आ जाते हैं। तो जिस सेशन में 50 लाख आ जाते हैं और कोई मेरे से पूछता है सुधीर यार कैसा है, यार मर गए, बिल्कुल नाश हो गया जिंदगी का। नाश क्यों हो गया? 50 लाख मिले हैं तुझे, है? हाँ मिले तो 50 है, लेकिन पिछली बार 4 करोड़ मिले थे इसलिए नाश हो गया। तो बिजनेसमैन समझिए, बिजनेसमैन ऊपर बहुत जाता है, नीचे बहुत आता है, उसको खुद नहीं पता। अगला बैच हमें खुद नहीं पता। अब मैं आपको ये बैच पढ़ा रहा हूं, सिंपल एक वैसी बात कर रहा हूं। अब जब मैं जून से बैच पढ़ाऊंगा तो मैं फीस लूंगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने बच्चे आएंगे। 100 भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं। तो आई कैन नॉट मेजर माई वेल्थ इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है जून के बैच में क्या होने वाला है मेरे साथ। इसलिए लोग बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर का जॉब पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने सैलरी ग्राफ का जो रेट ऑफ चेंज है वो मेजर नहीं कर सकते। सरकारी आदमी को पता है तेरा क्या हो रहा है, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई हम उसको करते हैं। नहीं तो नोट तो बाबू ये 1.5 लाख है और ये 80,000 है, समझिए आप बात को। तो जिसको वो राजीव रिस्क कह रहा है उसको मैं रिस्क नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स है। रिस्क विस्क कुछ नहीं होता, टेंशन वेंशन कुछ नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बढ़िया काम करते हो तो नौकरी कैसे छूट जाएगी? अगर बिजनेस में आप मेहनत करते हो तो बिजनेस ठप कैसे हो जाएंगे? मैं अकेला 4 बिजनेस करता हूं, कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं है मेरा, बिल्कुल भी। सब पे बिल्कुल वॉच रहती है, लॉस हो कैसे जाएगा? हम बैठे नहीं है, पागल है हम इतना भी नहीं जानते क्या करना है। तो जो आदमी कर सकता है एक लेवल से ऊपर उसको पता है, लेकिन फिर भी डर जरूर रहता है। भाई कही तो रहे हैं मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो मोदी जी का कोई भरोसा थोड़ी है कुछ भी। एक मिनट है बच्चों, एक मिनट। हाँ जी सर, हाँ चल रहा है। मैं फ्री तो नहीं था, क्लास लेता, बट बताओ क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। हेलो, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कभी कोई इमरजेंसी आ गई। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, तो यहां तक बेटा समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन, कोई बच्चा बताएगा लिमिट ऑफ फंक्शन हम डिफाइन करते क्यों? मतलब जैसे कोई पूछता है ना भाई फंक्शन की लिमिट निकालिए किसी पॉइंट पे, तो वैसे ही मैंने एक नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया, व्हाई वी डिफाइन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जी बेटा। जिस वैल्यू फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता है तो उस वैल्यू पे हम अप्रोचेज वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसीलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा फिर एक बात बताओ, जब आप कंटिन्यूटी करते हो तो उसमें तो राजीव बेटा
वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड होती है ना, हाँ है यस ना। सर, यस तो सर। फिर तो फिर उसमें लिमिट क्यों लेते हो भाई, उसमें लिमिट क्यों लेते हो, वहां तो डिफाइंड हो गई थी ना वैल्यू। समझ में आई मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई है राजीव? यस सर, यस सर। दिमाग में गई ना बात? अगर आप ये लॉजिक देंगे कि सर फंक्शन की वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं है तो हम राइट और लेफ्ट और लिमिट में जाएंगे, तो हम तो ऐसा काम तो वहां भी करते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है, कॉन्टिन्यूटी में आप यही तो काम करते हो। तो जब कंटिन्यूटी में वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको मिल गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज है। हाँ यस, यस जी बेटा। या जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ के बात करते हैं कि हम अब ये देखना चाहते हैं कि हमारा ग्राफ वहां पे कनेक्ट है कि नहीं, तो वहां पे फंक्शन हमारा चलते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यस आप बोल रहे हो ठीक है, वो 100% करेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बात है, टीचर के सामने बोलोगे तो उतना परफेक्शन नहीं आएगा। यस बट सर, ठीक यस सर। है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसको बुराई नहीं मानता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं राजीव वाली ही बात ले लेता हूँ, लेकिन राजीव मेरे बच्चे लिमिट हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारा एम लिमिट निकालने का नहीं था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का नहीं था। जो 10 मिनट मैंने बैठ के बोला, हमारा एम था फंक्शन की वैल्यू में रेट ऑफ चेंज निकालना, हमारा एम ये था। समझ में आई आपको? वैल्यू से मतलब नहीं था हमें, हमें कॉन्टिन्यूटी से मतलब नहीं था, हमारा एम था जो फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, ये था हमारा। समझ में आई बात? यस सर। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं। मान लीजिए आप फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पे खड़े हैं, सपोज ये, तो मेरे बच्चों जो चेंज होगा ना, वो चेंज राइट की तरफ भी जा सकता है और लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है। अगर राइट की तरफ जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वैल्यू कम होगी। यहीं पे अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो और चेंज जाता राइट की तरफ तो वैल्यू डिक्रीज होती, और लेफ्ट में जाता तो इंक्रीज होती। बोलो हाँ या ना? यस सर। बात समझ में आई आराम से, क्योंकि मैं मूड में हूं आज पढ़ाने के। चलिए एक चीज आपको समझाता हूं, वैसे ही बात कर रहा हूं आपके साथ ताकि आप समझ सके मेरी बातें। मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, सब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। और जो थोड़ी बहुत टेंशन है वो मेरी खुद की क्रिएट की हुई है, बाकी को टेंशन नहीं। लेकिन मुझे भगवान से एक शिकायत थी, और वो शिकायत हमेशा से थी बोल रहा हूं, है नहीं। वो शिकायत ये थी कि मैं बचपन से ही कमजोर टाइप इंसान दिखता हूं, मतलब होता नहीं सिंगल हड्डी टाइप इंसान, मतलब थोड़ा मैं कमजोर सा दिखता हूं। मतलब कमजोर हूं नहीं, मैं हूं बहुत ताकतवर, लेकिन दिखता हूं मैं कमजोर। जो मेरे दोस्त थे या मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे कजन्स हैं, वो हैं जाट लगते हैं, हेल्दी हैं, मतलब उनको देख के भी ऐसा लगता है यार मस्त आदमी है। अब मेरे को देख के कैसा लगता है, कैसा लगता था यार क्या आदमी है, मतलब जन्म लेते ही मर गया होता तो ज्यादा ठीक था। मतलब सबकी माओ को अपने बेटे सुंदर लगते हैं, मैं अपनी माँ को भी सुंदर नहीं लगता। अब देखो कितना मेरी जिंदगी झंड हो रही होगी। तो मुझे भगवान से बड़ी शिकायत थी कि भगवान तू थोड़ा सा, मतलब सब कुछ तूने दे दिया, थोड़ी हेल्थ वेल्थ दे देता ना अच्छी सी, तो हम भी गर्लफ्रेंड बना लेते, हम भी राजीव के जैसे कॉफी पे लेके चले जाते, तो थोड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उम्र 40 साल अब मेरी हो गई, और अब मैं अगर कहीं जाता हूं किसी पार्टी में, मेरे दोस्त मिलते हैं सेम एज के, 2 साल बड़े 2 साल छोटे, तो वो सबके सब मुझे देख के कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार तेरी फिटनेस बहुत अच्छी है। पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए। तो जो चीज 40 साल की उम्र से पहले मुझे बुरी लग रही थी, वही चीज 40 साल की उम्र के जस्ट बाद मुझे वरदान लग रही है। समझ में आया? अब मेरी भगवान से कोई शिकायत नहीं है। अब जो मैं सूखी हड्डी सा हूं ना, अब मेरे को इस सूखी हड्डी में मजा आ रहा है अपने शरीर के अंदर। समझिए, तो 40 साल की उम्र एक पॉइंट हो गया, उसके लेफ्ट में मेरी नेचर अलग, उसके राइट में मेरी नेचर अलग। इसका मतलब फंक्शन कई बार ऐसा करता है कि वो किसी पॉइंट पे तो डिफाइंड है। अब मैं यहां राजीव की बात को डिनाई करूंगा,
मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, पॉइंट पे डिफाइंड है, बट उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की नेचर सडनली चेंज हो रही है, तो मुझे लेफ्ट और राइट में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। राजीव पूछ सकता है कि सुधीर सर एग्जैक्टली 40वें बर्थडे पे ही कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ, या 39 ईयर और 350 दिन हो गए थे तब आपको ऐसा महसूस हुआ? तो दिस इज व्हाट द अप्रोचिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट द अप्रोचिंग कॉन्सेप्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन डिफाइंड होता है उस पॉइंट पर, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर सडनली चेंज हो रहा होता है, तो वो जो चेंज है वो मुझे मेजर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज मेजर करना है। राजीव बेटा समझ में आया कुछ बातें? कुछ बातें यस समझ? सर, यस सर, समझ में आप समझिए आपके जीवन में कई, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, आपके जीवन में कई बार ऐसा होगा, आप देखेंगे भी कि आज आप अपनी किसी सिचुएशन में हैं, एक सेकंड पहले आप बहुत लो फील कर रहे थे, अगली सेकंड में कुछ ऐसा हुआ आप एकदम हाई फील कर रहे हैं। इज इट ट्रू और नॉट? आर यू फील दिस सिनेरियो और नॉट? यस सर, यस सर। इसका मतलब आप अपने लाइफ के ग्राफ को अगर देखें तो उस पॉइंट पे जिस पे हो उससे पहले आप लेफ्ट में लिमिट हो, उसके राइट में लिमिट हो, उसके बाद, और नेचर आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी फंक्शन की नेचर अगर मुझे जाननी है तो खाली उस पॉइंट पे ना जानूं, उसके लेफ्ट और राइट में भी जानूं। तो उसका लेफ्ट और राइट तो डिफाइंड तो कुछ है नहीं कि जस्ट लेफ्ट क्या होता है, जस्ट राइट क्या होता है। भाई मान लो कोई पॉइंट लिखा है 1, अब मैं राजीव से पूछूं इसके लेफ्ट का पॉइंट बता, तो राजीव सारी जिंदगी भी इसके लेफ्ट का पॉइंट नहीं बता सकता। राजीव ये तो कह सकता है कि सुधीर सर देखो 1 के लेफ्ट का पॉइंट होगा 1 माइनस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड एप्सिलॉन इज वेरी क्लोज टू 0। बोल राजीव, एम आई राइट और नॉट? यस सर। 1 के जस्ट राइट का पॉइंट बताइए। सर 1 प्लस कर दीजिए, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज वेरी क्लोज टू 0, दैट्स इट। अब नाउ दिस इज व्हाट अप्रोचिंग टू 0, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये क्या आएगी? लिमिटिंग वैल्यू। तो मैथमेटिशियन ने सेपरेट टॉपिक डिफाइन कर दिया, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। देखो बेटा पूरा टाइम लगा के आपको बताया कि एक्चुअली में लिमिट होता क्या है और क्यों होता है, मुंह उठा के नहीं होता लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि दुनिया में आप जिस पॉइंट पर डिफाइन हो रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट में आपका डिफाइन होना मैंडेटरी है। कभी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती तो कंटिन्यूटी बन जाएगी, अगर वैल्यू सडनली चेंज हो गई तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। एक और ले लूं एग्जांपल, अगर आपकी परमिशन हो सबकी तो ले लूं? यस सर, ले। चलिए ले लेता हूं, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब से 25 साल पहले हमें एक से प्यार हो गया एमएससी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, और एक तरफा हो गया, एक तरफा थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और जबरदस्त वाला हो गया, पहला और आखिरी जो भी था मतलब वो चलो हो गया। तो राजीव बेटा एक सिचुएशन ऐसी आई, एक दिन ऐसा मूड किया मगर चलो मर जाते हैं, जबकि कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा था मरने के लिए, वो नहीं कह रही थी कि जाके मर जा, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं उसको प्यार करता हूं, प्यार पता होगा खैर डजंट मैटर। तो एक सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि भाई चलो आज मर जाते हैं, तो मैं रेलवे ट्रैक की तरफ चल दिया, कोई दिक्कत नहीं, और आज मगर मरना है। उसका रीजन ये है कि यार साला जिंदगी में जिया ही नहीं जा रहा, खाना खाए 24 घंटे तड़प रहे हैं, कोई बेनिफिट है क्या इस चीज का, चलो मर जाते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा हुआ एक नैनो सेकंड के अंदर, मगर साले अगर तू मर गया और तेरे माँ बाप से ये पूछा गया कि आपका लड़का रेलवे ट्रैक पे कट के मरा है और मरा किस लिए है, और अगर गलती से ये पता लग गया कि एक लड़की के प्यार में मरा है, तो तेरा बाप तेरे ऊपर थूकेगा आके, और जो तेरी बहनें हैं या तेरी माँ है तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सारा कर्मकांड मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड में समाप्त हो गया। और राजीव बेटा मैं वापस आ गया, और उस दिन के बाद हमने पूरी दुनिया जीती, हमें कोई टेंशन नहीं, आज तक कभी कोई टेंशन ली ही नहीं। पॉइंट समझिए, एट दैट पॉइंट अगर वो 4 सेकंड से पहले जाऊं तो मेरी लाइफ गो टू हेल हो रही थी, और मैं 4 सेकंड के बाद जाऊं तो मेरी लाइफ मस्त चल रही है। 25 साल हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया जीवन? समझ में आया लिमिट का मतलब? तो वो जो 4 सेकंड थे वही फंक्शन की वैल्यू में
जबरदस्त चेंज दे रहे थे। अब 4 सेकंड मुझे कोई चेंज नहीं देते। 4 सेकंड पहले भी मैं ऐसा ही था, मैं 1 घंटा पहले भी ऐसा ही था, मैं 2 घंटे बाद भी ऐसा ही रहूंगा। अब मेरे ग्राफ, जो लाइफ का जो ग्राफ है, वो जो चेंज होगा वो उस फॉर्मेट में नहीं होगा जो उस दिन हो रहा था। तो अगर आप उस टाइम पे मुझे देखते, मुझे रीड करते, तो 4 सेकंड पहले मेरी कुछ और वैल्यू थी और 4 सेकंड बाद कुछ और वैल्यू थी, और जो वैल्यू में डिफरेंस था एक्सट्रीम डिफरेंस था। ये होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। चलो आगे पढ़ा दूं मैथमेटिक्स। जी बेटा। यस सर। हाँ चलिए। तो किसी के जीवन में अगर इस टाइप की सिचुएशन आए तो घबराना नहीं है, सबके जीवन में आती है, बस हमें आपको थोड़ा 4 सेकंड बाद वाली बात कर लिया है, पहले वाली नहीं। चलिए ओके मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो अगर कोई फंक्शन है एफ डॉट, तो लिमिट जो होती है वो एक पॉइंट फिनोमिना होती है। क्या होती है? पॉइंट फिनोमिना। मतलब लिमिट की जब भी बात करी जाएगी तो किसी पॉइंट पर करी जाएगी। 2 टाइप की लिमिट होती है, एक्चुअली 2 टाइप की नहीं होती, लिमिट बहुत सारे टाइप की होती है, अनकाउंटेबल टाइप्स की लिमिट होती है। लेकिन क्योंकि हम जो फंक्शन लेके चल रहे हैं वो 1 डायमेंशनल है, वो 1 डायमेंशनल है, तो 1 डायमेंशनल डोमेन में जो लिमिट होगी वो सिर्फ 2 ही होंगी, लेफ्ट और राइट। अगर मैं इसी को आर स्क्वायर कर दूं तो बाय गॉड अनकाउंटेबल लिमिट्स होती हैं, फिर लेफ्ट और राइट नहीं होती, फिर अनकाउंटेबल लिमिट्स होती हैं। अब मुझे पता नहीं है आपके सिलेबस में 2 डायमेंशनल लिमिट कॉन्टिन्यूटी या फंक्शंस हैं या नहीं, अगर हैं तो बहुत टफ होती हैं वो चीजें, बट चलिए पढ़ाएंगे तो हम उसको भी। तो वो पॉइंट फिनोमिना होता है। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि सुधीर सर मुझे तो ए पॉइंट पर लिमिट चाहिए, वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं मुझे इससे मतलब ही नहीं। राजीव स्पेशली तेरे लिए बेटा, मुझे तो ए पॉइंट पर लेफ्ट और राइट लिमिट चाहिए, फंक्शन की वैल्यू ए पे एग्जिस्ट करती है या नहीं मुझे इससे मतलब ही नहीं। सो बी केयरफुल। अब डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। मैं कह रहा हूं मुझे मतलब ही नहीं है एफ पे है या नहीं, मुझे तो लेफ्ट और राइट में ही वैल्यू चाहिए आपसे। समझ में आ गया जी? यस सर। है ना बेटा? चलिए, तो अब उसमें मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी है। कैसे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ ए माइनस 0, दिस इज जस्ट ए नोटेशन। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस। अभी जो मैं कह रहा हूं ना, मुझे एफ ऑफ ए के लेफ्ट में वैल्यू चाहिए। लेफ्ट का मतलब है जस्ट लेफ्ट, नहीं तो लेफ्ट तो बहुत सारे होते हैं। भाई मान लो मैं कह दूं 1 का लेफ्ट बताओ, तो 1 के लेफ्ट तो अनकाउंटेबल नंबर है, 0 भी 1 का लेफ्ट है, -1 भी 1 का लेफ्ट है, -2 भी 1 का लेफ्ट है, अप टू सो ऑन। तो लेफ्ट तो बहुत है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? जस्ट लेफ्ट। तो जस्ट लेफ्ट की डेफिनेशन अब आप सुनिए। अगर ए के जस्ट लेफ्ट में जाना है तो ए माइनस एप्सिलॉन करना होगा, एप्सिलॉन को पॉजिटिव रखना होगा और एप्सिलॉन को 0 की तरफ अप्रोच कराना होगा। अभी बताया था ये चीज, है ना? अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारी अंडरस्टूड होती हैं, वो जो अंडरस्टूड होती है वो भी लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू इज डिफाइंड एज लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचिंग टू 0, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इन जनरल एप्सिलॉन इज पॉजिटिव अंडरस्टूड होता है, तो मैंने इसको हटा दिया। तो आपका जो कॉन्सेप्ट बन के आया वो बन के आया ये। अब वो ये कहता है कि ये जो आप मेरे से पूछ रहे थे फंक्शन की जस्ट लेफ्ट में वैल्यू, जिसको आपने ऐसे डिफाइन किया, जिसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, ये वैल्यू एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगी तो दे देना वैल्यू, और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मत देना वैल्यू। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर करेगी तो वैल्यू इसके बराबर बनेगी, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया मेरे बच्चे? समझ में आया बाबू? यस। चलो, है ना? अब दूसरा, राइट हैंड लिमिट a प्लस 0 या f ऑफ a प्लस, दिस इज लिमिट अगेन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। दिस इज व्हाट
राइट हैंड लिमिट, मतलब आप राइट की तरफ जा रहे हैं। चलो बेटा आगे। यस। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, समझ गए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन function has limit at a which is unique, which is unique। ठीक है बेटा, अब यहां पे मेरा एक सवाल है और सब बच्चे अच्छे से समझे, क्योंकि टीचर के जो सवाल होते हैं ना वो टीचर के टाइप के होने चाहिए, ये नहीं कि वो उठा के कुछ भी पूछ लिया मैंने। अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर है एफ ऑफ ए प्लस जीरो के, और बराबर है इन्फिनिटी, बराबर है इन्फिनिटी, तो क्या कहोगे? लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? आराम से सोच के बताना जी बेटा, क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा? प्रज्ञा बेटा आप बोलोगे? आईफोन है, और रिजवाना शायद आज क्लास में नहीं है। नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्ची प्रज्ञा बेटा आप ही हो ना जो टीचर है, आपको पढ़ाना पड़ता है, आप ही हो या कोई और बच्चा है? अच्छा वो कोई दूसरी तो हो। आ नहीं रही है, 2-3 दिन से क्लास में नहीं आ रही कोई है। बात नहीं, वो फिर वो यूट्यूब पे देख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पेशली उस बच्चे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो टीचर है, समझ गए ना? तो बाकी तुम लोग टीचर अगर नहीं हो तो तुम थोड़ी बहुत गलती भी करोगे तो चल जाएगा काम, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टीचर गलती करेगा तो वो थोड़ा सा नहीं चलेगा, मतलब ये आप समझेंगे कभी बात में। तो मेरे बच्चों, सारी दुनिया, सारा दुनिया का मतलब हिंदुस्तान तो कम से कम ये कहेगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और वो इन्फिनिटी के बराबर है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये बात निहायत ही गलत है। राजीव मेरे बच्चे, समझ में आई बात? ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने किताबों में पढ़ी होगी या आपके टीचर ने बताई होगी, तो अब पता है नहीं उनको, बेचारा किताब वाला लिख के चला गया, उसको खुद नहीं आइडिया क्या चल रहा है। तो ये बात गलत है। अब गलत का आज हम सही कर देते हैं सारी चीजें आपकी। चलो करूं? राजीव बेटा समझ में आई बात मेरी? नहीं, इस पे कोई ऑब्जेक्शन है तुझे? इस पे कोई ऑब्जेक्शन है? मतलब सुधीर सर कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और तू कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कोई ऑब्जेक्शन है? हाँ या ना? मेरा मानना सर कि दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे कोई हमको फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। बाबू ये बता, इस वजह लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, बस ये बता तू। नहीं सर। नहीं ना? और सुधीर सर नहीं। कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट मानी जाएगी, तो ऑब्जेक्शन तो हुआ ना कुछ ना कुछ। यस। हाँ ऑब्वियसली बात है। अब तेरे दिमाग में ये भी जा रहा होगा कि सुधीर सर यार अगर आपने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो साला फिर तो हो कुछ भी लिमिट एग्जिस्ट तो करवा दोगे आप, ये तो कंफर्म गारंटी है। हाँ या ना? सर क्या यस सर। यस। वर्टिकल एसिपिटोट का है क्या? यस। अब मैं वो आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। सारी A to Z आज मैं सारा क्लियर कर देता हूं, और लास्ट में जाके राजीव से मैं पूछूंगा कि बेटा अब बता ये एग्जिस्ट थी या एग्जिस्ट नहीं थी। ठीक है राजीव? चलिए काम शुरू करें। ओके मेरे बच्चों, लिमिट के केस में अब आप फटाफट बात समझिए क्या हुआ। सबसे पहले दो बातें आई कि जिस दिन आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, सपोज वो एग्जिस्ट ना करे, एक बात, या आप राइट हैंड लिमिट निकालें वो एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों एग्जिस्ट कर जाए बट दोनों आपस में बराबर ना हो। दोनों एग्जिस्ट कर जाए बट दोनों आपस में बराबर ना हो। ये 3 केस है जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मानी जाती है। समझ गए? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है।
लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल हो सकता है दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करें पर दोनों की वैल्यू बराबर ना हो, मतलब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए पर दोनों की वैल्यू बराबर ना हो, तो भी हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा डज नॉट एग्जिस्ट का दुनिया में कोई केस नहीं होता। तो राजीव ने जो बताया वो भी नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता समझाता हूं। अब ये तो बात थी डज नॉट एग्जिस्ट वाली, अब एग्जिस्ट पे आते हैं। एग्जिस्ट पे तो मैंने एक ही रूल बताया आपको, क्या, कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है तो मेरे बच्चों कन्फर्म लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? लेकिन राजीव ने एक सवाल पूछ लिया, सुधीर सर मान लो इनकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं है, तो फिर आप लिमिट लाओगे कहां से? आप जो कह रहे थे यूनिक लिमिट होगी वो बताओगे क्या आपको? तो बताने के लिए थोड़ी बोला है मैंने तो इतना बोला है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और देखो अब कैसे डिफाइन करता हूं, सुनिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है किसी नंबर के, आई राइट इट एल, और अगर एल लिख दिया तो ये रियल नंबर है, मतलब ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। बात समझिए। अगर यहीं पे गलती से इन्फिनिटी हो जाता तो पता है बाबू क्या बोला जाता? बोला जाता लिमिट एग्जिस्ट बट इनफाइनाइट, पॉइंट टू बी नोटेड। दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट मानी जाती है, एक में फाइनाइट और एक में इनफाइनाइट। उसका रीजन भी देता हूं, शायद रिया नाम की लड़की ने थोड़ा बात करी है। अगर मैं इसको लिमिट ना मानूं, इन्फिनिटी को लिमिट एग्जिस्टेंसी की कैटेगरी में ना डालूं, तो दुनिया में कोई भी एसिम्प्टोटिक थ्योरी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। राजीव एक बात बता, जब तू y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालता है, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालता है, तो क्या लिमिट इन्फिनिटी नहीं आती? आती है ना? यस सर, यस सर। फिर अब बोल, तेरी बात सच थी कि मेरी? आपकी बात सच। ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, है ना? तू धीरे धीरे हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा तू, है ना? तो मेरे बच्चों, आप जब किताब पढ़ेंगे, कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो इन्फिनिटी देखते ही डज नॉट एग्जिस्ट, अरे दिमाग से पैदल हो क्या? इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। जहां आता होगा वहां आता होगा, यहां नहीं आता, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट ही इन्फिनिटी के साथ शुरू हुआ है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, जैसा राजीव ने बोला, तो वो क्यों नहीं है वो समझ लीजिए। मान लो कोई फंक्शन है f of x is equal to 1/x minus 1, और मैंने पूछा 1 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ। अभी आप एक सेकंड में लिखोगे गुरुजी इन्फिनिटी, तो फिर जब इन्फिनिटी लिखोगे तो इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में ये पिछली 3 चीजें आती हैं, और अगर गलती से ये दोनों बराबर हो गई तो चाहे वो किसी नंबर के बराबर हो जाए फाइनाइट, या हो जाए इन्फिनिटी, डजंट मैटर, बस बोलने का तरीका। लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट बट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट भी लिमिट होती है, क्योंकि पूरा एसिम्प्टोटिक थ्योरी उसी पर बेस्ड है। अब बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? यस सर। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, आराम से। जी बेटा, वो कुछ कहना चाह रहा है रिजवान। मतलब एसिम्प्टोटिक वाला क्या बोल रहा था, वो एक बार बताइए ना प्लीज। एसिम्प्टोटिक वाला मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने शायद एसिम्प्टोटिक थ्योरी पढ़ी होगी बेटा। एसिम्प्टोटिक थ्योरी जैसे ऐसे आप कभी ग्राफ ना बनाते हैं, ऐसे जैसे मैं कभी बहुत बार ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे ऐसे कभी आप ग्राफ बनाते हैं, है ना? ऐसे ऐसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा, अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे ये कह दूं, मान लो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके का है, एज x अप्रोचिंग टू 0 then y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। रिजवान बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चे, है ना? तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है
लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 y यानी कि फंक्शन बिकम इनफिनिटी, यस और नो? यस सर। तो बाबू इन्फिनिटी को आपने एग्जिस्टेंसी माना, तभी तो आपने एसिम्प्टोट बनाया है इसको, हाँ या ना? ऑब्वियसली बात है, यस? यस सर। समझिए, नहीं तो ये मैथमेटिक्स के अंदर एसिम्प्टोटिक थ्योरी डेवलप ही नहीं होती अगर आप लिमिट इन्फिनिटी को लिमिट की कैटेगरी में नहीं लाते। ऑब्वियसली वो बना ही उस बेसिस पे भाई, अगर ये है ही नहीं, कुछ डज नॉट एग्जिस्ट है, तो फिर आप एसिम्प्टोट कह किसको रहे हो? आराम से समझिए, देखो मैथमेटिक्स में गलत नहीं लिखा है, गलत लिखा है आपकी किताबों में, गलत पढ़ा है आपके टीचर ने। मैथमेटिक्स में कोई गलती नहीं है। तो जो मैथमेटिशियन है, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिखा है, उन्होंने किताबें नहीं लिखी, समझ गए ना? और जो उन्होंने किताबें लिखी है, मतलब जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनकी पढ़ने की टीचरों की औकात नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो वो हम किताब पढ़ लेते हैं। अब किताब तो एस चांद आर चांद पता नहीं कितने छापते हैं, किताब में थोड़ी लिखा होता है सब कुछ। तो थोड़ा सा आप देखिए, इन्फिनिटी पे कई बार डिबेट हुई है, कई बार डिबेट हो जाती है, तो नहीं पता है लोगों को, लेकिन आज के बाद थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि इन्फिनिटी भी लिमिट की कैटेगरी में आता है। एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं बढ़िया लग रहा है तो आप लिमिट इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। राजीव ठीक है बेटा मेरे बच्चे, या मान ली तूने मेरी बात? मान लिए सर, मान लिए। मेरा बच्चा एकदम मान लेता है मेरी बात है। काश ये बात उसने भी मानी होती है राजीव, राजीव चलिए कोई बात नहीं, ओके। चलिए मेरे बच्चों, अब एक सबसे बड़ी मसूड़ी पे आते हैं जो लिमिट को लेके है, क्योंकि लिमिट मेन कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। लिमिट कभी टाइम मिला तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि एक्चुअली में लिमिट कैसे बिहेव करती है। आज तो मैंने थोड़ा रफली सा बता दिया। तो एक प्रॉब्लम है कि जो हमने सिचुएशन आपके सामने रखी, ये क्लियर हो गई कि भाई कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जो एग्जिस्ट करेगी तो वो फाइनाइट हो सकती है, तो वो इनफाइनाइट हो सकती है। अब क्या हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, जब मैथमेटिशियंस काम कर रहे थे तो कुछ चीजें उनके सामने आई। क्या चीज सामने आई कि भाई कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लिमिट लगा रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल x अप्रोचिंग टू 1, सपोज फॉर एग्जांपल, या x अप्रोचिंग टू a, लेकिन जब आपने ये लिमिट लगाई तो फंक्शन आपके पास दो पार्ट में था। मान लो एक पार्ट था fx और दूसरा पार्ट था gx, ऐसे दो पार्ट में था, और आपने लिमिट लगाई एट x अप्रोचेस टू a, और गलती से आपने देखा कि सेपरेटली ये चीज तो 0 की तरफ जा रही है और ये चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। कहते हो तो मैं पहुंचा के दिखा देता हूं, है ना? लेकिन जो टोटल मल्टीपल है वो 0 बन रहा है एक सिचुएशन में। कई बार क्या हुआ, ये एक 0 की तरफ जा रहा है, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन मल्टीपल का लिमिट जो बन रहा है वो इन्फिनिटी बन रहा है ना? कई बार क्या होता है, एक 0 की तरफ जा रहा है, एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जो मल्टीपल है वो किसी नंबर के बराबर बन रहा है, वो किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर के बराबर बन रहा है। ऐसा कई बार मैथमेटिक्स में देखा गया। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार थोड़ा गड़बड़ सी नहीं लग रही आपको कि अगर एक चीज 0 की तरफ जा रही है और एक चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो उनके मल्टीपल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये तो पता है या तो ये 0 आएगा, या तो इन्फिनिटी आएगा, या तो कोई फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा, लेकिन क्या आएगा मुझे ये नहीं पता है। तो मैंने कह दिया दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्मेट या इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब जिसको अभी एट ए टाइम मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने कई बार पूछा भाई 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा? तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था, या ऐसे समझ लीजिए मैं पूछना चाह रहा था कि अगर एक चीज 0 की तरफ कन्वर्ट करती है, दूसरी चीज इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो मल्टीपल किसकी तरफ जाएगा? नाउ यू कैन नॉट डिटरमाइन डायरेक्टली कि मल्टीप्लिकेशन किसकी तरफ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट। अब यहां गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है
ना तो आप ये कह सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, और ना तो आप ये कह सकते कि ये एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई दिस फॉर्म हैज ए स्पेशल कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, समझ गए। धीरे धीरे पता मैं देखो, ऐसा ना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आपने पढ़ी होगी, ऐसा तो है नहीं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन आज बस मैं ये थोड़ा समझा रहा था आपको कि जो इंडिटरमिनेट आपने फॉर्म पढ़ी है वो इनडिटरमाइन क्यों है या इनडिटरमिनेट क्यों है। और हमारे जीवन में इनडिटरमिनेट सिचुएशन बहुत सारी होती है, बहुत, देयर आर सो मेनी। तुम्हारी खुद की लाइफ इनडिटरमिनेट चल रही है, तुम्हें पता है क्या 10 साल बाद तुम्हारा क्या होने वाला है भाई? है वो किसी ने पूछा, जानी आगे का क्या प्लान है? यहां तक का भी क्या प्लान था? कुछ भी नहीं, जो हो रहा है, आगे का जो होगा वो भी देखा जाएगा। तो जब अब तक कोई प्लान नहीं था तो आगे का भी, राजीव मेरे बच्चे, कोई प्लान नहीं है। तो इनडिटरमिनेट है हमारी सबकी लाइफ, पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। चलो आगे, चलो आगे, चलिए। तो मेरे बच्चों, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, पर इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में आपको जानकारी कंफर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है, कौन बच्चा बताएगा? 0/0 है ना, यस सर। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब एक बात समझिए, आप जनरली जब हम कोई बात करते हैं तो लैंग्वेज में शायद आप ऐसा यूज कर लेते होंगे, क्या यूज कर लेते होंगे कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बनेगा, ऐसा बोलते हो ना? 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बनेगा। लेकिन मेरे बच्चों, आज एक बात बता रहा हूं कि 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। समझ गए? 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो जब आप कभी बोलते हो ना कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बनेगा, ना, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 बनेगा, ये जरूर नहीं। बेटा समझ में आ गया? चलिए, दूसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हेलो, हाँ भैया, कल फिर आप आ जाना। हाँ, आगे लगे, ठीक है। हाँ आप आ जाना, ठीक है, चलो। अरे कोई बात नहीं, आप बड़ा बोलो छोटा बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप आ जाना। हाँ भाई हूँ आपका, चिंता ना करो। चलो आप कल आ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है भैया, कल आ जाना है ना। चलो ठीक है भैया, ठीक। आप चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है, चलो ठीक है भैया। हाँ जी बेटा, अगला है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना? तो कोई बच्चा बता सकता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ जी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट सर नहीं बता सकते। और बाई गॉड, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरा दोस्त ही था, अब तो पता नहीं कहाँ पढ़ाता है। एक बार उसने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 कर दिया था, समझ गए? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ऐसा ऐसा हो जाता है मामला। चलिए मेरे बच्चों, अगला है 0 into इंफिनिटी, जो अभी हम पढ़ रहे थे। जनरली कहते हैं ना कि भाई 0 को किसी में भी मल्टीपल कर दो वो 0 ही हो जाता है। बाबू 0 को किसी में भी मल्टीपल करोगे तो वो 0 जरूर हो जाएगा, लेकिन जिसने मल्टीपल किया है वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी है तो इनडिटरमिनेट बनेगा। चलिए, 0 टू दी पावर 0, है ना? जैसे आप कहते हो ना कि किसी की भी पावर 0 कर दो 1 बन जाता है, बन जाता होगा, लेकिन 0 की पावर 0 1 नहीं बनता। बाकी सबकी पावर 0 बन जाएगा, 0 सबकी पावर 0 1 बनेगा, लेकिन 0 टू दी पावर 0 1 नहीं बनेगा। एंड सिमिलरली इन्फिनिटी टू दी पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। Now these 7 forms in mathematics are
इनडिटरमिनेट, जिनको एज इट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, कुछ बातें करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ पुराना करना पड़ेगा। चलो आगे, ओ मेरे बच्चों चलो आगे। चलिए तो फिर अब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला ना कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट का मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ भाई राजीव, मान लो तेरे वाली ने पहली बार में हाँ नहीं की, तो क्या तूने गिव अप कर दिया था क्या? दूसरी बार नहीं मारी होगी, तीसरी बार देखा होगा, हाँ या ना? यार राजीव एक बार में छोड़ दिया, छोड़ो। राजीव क्या बोलेगा बेटा? ट्राई अगेन, ट्राई है ट्राई करेंगे सर, बार बार। नहीं आवाज आई, क्या बोल रहे हो? सर ट्राई करेंगे नेक्स्ट बार। अच्छा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अच्छा, कभी मुझे लगा राजीव बोल रहा है सुधीर सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बाबू यही तो हमारा सिलेबस है, यही तो हमारा सिलेबस है, सुधीर सर का तो यही सिलेबस है भाई, सुधीर सर के पास और कुछ बचा है नहीं इन बातों के अलावा। चलिए, तो इनडिटरमिनेट का मतलब ये नहीं कि हम उसको यही छोड़ देंगे, सर छोड़ो, छोड़ना नहीं है भाई, कुछ हम दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग लगाया एल ऑर्बिटल में, और दिमाग एल ऑर्बिटल ने लगाया यहाँ पे सिर्फ इन दो चीजों पर। अब इन दो चीजों पर एल ऑर्बिटल ने दिमाग क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो बाकी 5 फॉर्म बच गई, मैं कुछ भी करके उन 5 फॉर्म्स को उन 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो जब मैं बाकी 5 को उन 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं उन 2 को ही पढ़ लू ना, फिर मैं उन 2 को ही पढ़ लेता हूं भाई। बाकी 5 को मैं साथ के साथ को क्यों पढ़ना? अगर मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं कन्वर्ट करूंगा और मैं उन्हीं को स्टडी कर लेता हूं। तो मैथमेटिक्स में एल ऑर्बिटल ने किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने का तरीका बताया, और वो तरीके किस फॉर्मेट में लगे थे? 2 फॉर्मेट में लगे थे, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब थे क्या वो? सबसे पहले तो मान लो पहले वाली फॉर्म पे आ जाओ आप। पहले वाली फॉर्म बनेगी कैसे? बनेगी ऐसे, आपसे सवाल पूछा जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए बताइए, और न्यूमरेटर में कोई फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में कोई अनदर फंक्शन होगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप न्यूमरेटर पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा और ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट। अब यहां पे एल ऑर्बिटल कहते हैं कि देखो जी, अगर आपको रेशो का लिमिट निकालना है, समझ गए, तो फंक्शन के रेशो का लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू फंक्शन के टेंजेंट की रेशो का लिमिट। फंक्शन के टेंजेंट की रेशो का लिमिट, एंड दिस इज नथिंग बट लिमिट x अप्रोचिंग टू a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है? द डेरिवेटिव। टेंजेंट तो यही निकलता है, ठीक है, समझ गए आप बात को? तो ये उन्होंने बोला, बट उन्होंने इसमें एक बात भी तो बोली साथ में कि ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एल ऑर्बिटल डज नॉट वर्क। सो बी केयरफुल। एल ऑर्बिटल हमेशा 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी पे नहीं लगता। वो तभी लगता है जब न्यूमरेटर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ताकि टेंजेंट मिल सके, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो ताकि टेंजेंट मिल सके। क्योंकि फंक्शन के रेशो का लिमिट बराबर होता है फंक्शन के टेंजेंट के रेशो के। ऐसा एल ऑर्बिटल ने हमें प्रूफ करके दिखाया। फिर उन्होंने और बात बोली कि सर मान लीजिए रेशो जो बनाया 0/0 आया, लेकिन जब आपने टेंजेंट बनाई ये फिर भी 0/0 आ गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से डेरिवेटिव कर दो, फिर से टेंजेंट बना दो। तो फिर से टेंजेंट बनाओगे तो कैसे लिखोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू a, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव और नीचे भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, जब तक आपको कोई डिसीजन ना मिल जाए। तो यही चीज आपको 0/0 में करनी है
और यही चीज आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में करनी है, और यही चीज आपको सब में करनी है। लेकिन जो ये 5 फॉर्म बच गई, पहले आप इनको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद आप ये बोलो। तो साथ के साथ फॉर्म सोल्व करने का मेरे पास तरीका आ गया, जो तरीका आपके सामने। अब बोलो फटाफट, कुछ पूछना हो तो। हाँ जी बेटा, राजीव बेटा तू ही पूछ ले कुछ। नींद आ रही बहुत तेज, बहुत तेज नींद आ रही है। बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे। यस सर। चलिए अब देखिए एक छोटी सी बात, एग्जाम में जो सवाल आएगा उस पर चलता हूं। एग्जाम में सवाल आता है या तो 0/0 पर, और या तो आता है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो मान लीजिए सवाल आया 1 टू दी पावर इन्फिनिटी पर, तो सवाल होगा कैसे? सबसे पहले तो सवाल ऐसे होगा, वो पूछेगा लिमिट बताइए। मान लो सपोज x अप्रोचिंग टू a yx, और yx इसके बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू a fx टू दी पावर gx। ठीक है बेटा, तभी तो ये फॉर्म बनेगी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। और इधर तो आप पढ़े लिखे हो, इसका मतलब क्या है कि ये 1 की तरफ जा रहा होगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो शायद आपने बचपन में ये पढ़ा भी होगा कि दोनों तरफ का log ले लेते हैं, तो ये हो जाता है log y विच इज इक्वल टू gx इंटू log ऑफ f ऑफ x। ओके जी, इसको हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन gx। हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया जी। चलिए अब अगर आपने लिख दिया fx 1 की तरफ था तो log fx किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। gx इन्फिनिटी की था तो ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो 0/0 का फॉर्मेट आ गया, 0/0 का फॉर्मेट आ गया। आपने इसको सोल्व करा, मान लो वैल्यू आ गई a, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? log y की। बट आपको किसकी चाहिए थी? y की। तो आप 1 सेकंड के अंदर y इज इक्वल टू e टू दी पावर a लिख देंगे और आपको लिमिट मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ कहना सुनना चाहते हो तो कह सकते हो। चलो आगे जी बेटा, चलो आगे। चलिए यस सर। अब एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र सिर्फ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी पे दे रहा हूं, समझ गए? सिर्फ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी पे दे रहा हूं गुरु मंत्र, क्योंकि बाकियों से क्वेश्चन नहीं आते उतने, तो मैंने गुरु मंत्र बनाए नहीं क्योंकि जरूरत नहीं होती। गुरु मंत्र बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर कभी भी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आपको दिख रहा हो तो log वोग लेने की, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है। मान लो y बराबर है f ऑफ x टू दी पावर gx, और फॉर्म कौन सी है? 1 टू दी पावर दिस वन, और लिमिट पूछी गई है x अप्रोचेस टू a yx सपोज फॉर एग्जांपल। तो डायरेक्ट लिखो e टू दी पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a ब्रैकेट f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx, इंटू gx। दैट्स इट। ये सिर्फ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। बेटा समझ में आया यहाँ तक? मेरे बच्चों समझ में आया? भाई क्लियर है? मतलब आप वो जो अभी फंडा बताया था ना, लोग वाला फिर एंटी लोग वाला, वो ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये एक गुरु मंत्र है। मतलब आप 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को इस पे लगाइए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना आपको। क्या है? e टू दी पावर लिमिट जो भी थी fx माइनस 1 इंटू gx, तो जो पावर थी वो मल्टीपल में आ जाएगी, fx जो 1 की तरफ जा रहा था तो वो fx माइनस 1 हो जाएगा। बेटा समझ में आया? चलो आगे।
यस सर। राजीव, अरे कुछ तो बोलो, चलो आगे। यस चलो सर। चलिए, अब देखिए एक सवाल ले लो। और सवाल क्या, ये तो फेवरेट सवाल है सबका, सारी दुनिया का फेवरेट सवाल है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, है ना, 1 प्लस a अपॉन, या एक काम कर लो, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी कर लो, 1 प्लस a अपॉन x टू दी पावर x। सबसे पहले तो कौन सी फॉर्म है? फॉर्म है 1 टू दी पावर इंफिनिटी। चलो इसकी वैल्यू बताओ सॉल्व करके, 1 सेकंड में आपको पता होगी e टू दी पावर ए। आया ना, ये तो रटा हुआ होगा आपके। जी बेटा, लेकिन ये बताओ ये आया कैसे? ये आया कैसे? ओ मेरे बच्चों, आया कैसे? एक सर लिमिट से कर सकते हैं, एक देख रहे हैं सीक्वेंस भी एक बन जा रहा है इसमें। जो तेरा दिल करे। अरे सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे बन गया भाई? एक आध की बकचोदी कर रहा है, सीक्वेंस कैसे बन गया बाबू? तो सर जैसे कि आता है 1+1/n टू पावर n। मेरे चांद, सीक्वेंस तब बोलता तू एज जब, गेस सर यहाँ पर नहीं कर सकते, है यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बट सर एज एज क्या? आई थिंक वो टेलर सीरीज की बात कर रहा है। वो किसी की बात नहीं कर रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है। पहले समझो, सीक्वेंस टर्म का इस्तेमाल आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब x नेचुरल नंबर हो। हियर x इज अ रियल नंबर। यस सर, वो सही है, लेकिन और मेरा ये थिंकिंग था कि ए क्या है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और ई पे कन्वर्ज करता है। तो जैसे कि यक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स भी या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि नेचुरल नंबर है, तो वो भी उसी तरह का नेचर शो कर रहा है, तो इसलिए सब सीक्वेंस बन जा रहा है, तो इसीलिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ बेटा। यस सर, ये सोच अब केवल केवल अब तू अब तू अपने वाली के सामने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देगा तो छोड़ के चली जाएगी तेरे को। बहुत सिंपल है। सबसे पहले बता, 1 टू दी पावर इंफिनिटी है या नहीं राजीव? यस। यस सर, यस सर। क्वेश्चन खत्म। e टू दी पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, fx क्या है? 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 इनटू gf। कैंसिल आउट, e टू दी पावर a, दैट्स इट। हटा, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बाबू, ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब अगर लिमिट से वाकई में क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, तो इस पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म। ये समझ गए ना, ये क्वेश्चन आता है इस पे, क्वेश्चन आता है इस पे। लेकिन प्लीज इसको सीक्वेंस, इसको सीरीज, ये सब मानने की गलती मत करना भाई। ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, समझ गए? यस चलो, सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। और बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, है ना, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर x। समझ रहे हो? इसकी लिमिट बताओ। अब मैंने कुछ गड़बड़ सी कर दी, गड़बड़ घोटाला मैं करता रहता हूँ। बोलो बोलो, हे भगवान परमा। 1 किस तरह है? है 1 1 कैसे आएगा, चल बता। सर, उसमें कौन सी फॉर्म है? इधर कौन सी फॉर्म है? सर 1 टू द पावर इंफिनिटी। रूल बता फिर। e टू दी पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ओके, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। क्या मिला? e टू दी पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ओके, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस के 3/x, तो e टू दी पावर 0 विच इज 1। ऐसे आया बेटा या कुछ हो रहा है? यस सर। ऐसे किया है ना? यस सर। यस। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछो। अब क्लियर है सब कुछ? यस सर।
कोई बात कहना चाहता है कोई बच्चा, ऐसी कोई बात है? चलिए कोई बात नहीं। सर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। लिमिट किसका बेटा? लिमिट कैसे आया वो जो आपने हाँ एक्सप्लेन नहीं किया। वो अच्छा था, मतलब वो मैंने उतना अच्छा समझाया नहीं आपको, क्योंकि समय की थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं तो वो उसको समझाने में ही मेरी पूरी क्लास चली जाती, इसलिए थोड़ा वो है। नहीं अभी तो और बहुत कुछ है, मतलब समझने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है बेटा, ऐसा मतलब समझिए ना, बहुत कुछ है जीवन में। और जीवन में जब आप कभी, चलो अभी मैं शायद हो सकता है अगली क्लास में कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब पूछना कि सुधीर सर कॉन्टिन्यूटी का क्या रोल है हमारे जीवन में, डिफरेंशियबिलिटी का क्या रोल है, लिमिट का, चलो लिमिट का तो है ही रोल, डिफरेंशियबिलिटी का बहुत रोल है बच्चों, है ना। रेट ऑफ चेंज मेजर नहीं हो पा रहा है, रेट ऑफ चेंज मेजर नहीं हो पा रहा है आजकल। चलिए कोई बात, एक सेकंड में लगता है सब कुछ बहुत अच्छा, एक सेकंड में लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो ये सब मेजरेबल चीजें हो रही हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी का? सर एक बार वो ऑर्थोपोलराइजेशन वाला बता दीजिएगा, क्या जब बेटा? टाइम मिले आपको। सर वो ऑर्थोपोलराइजेशन वाला मैंने आपको एक वो भेजा था। ग्राम स्मिथ वाला, ग्राम स्मिथ यस वाला। सर, जब 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 आपको टाइम मिले अब बाबू मेरे आप पास टाइम ही टाइम है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो, नहीं मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि वो ग्राम स्मिथ अगर मुझे पढ़ाना होगा ना, तो उसके लिए फिर मुझे अलजेब्रा की 3-4 क्लास और लेनी पड़ेगी पहले, उसके बाद वो ग्राम स्मिथ आएगा। ये दिक्कत सी हो रही है बस, अदरवाइज तो ठीक है सर। ओके सर। आप समझ गए ना, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा तो मेरे को याद दिलाते रहना। चलो एक काम कर लेता हूँ, पहले इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ और फिर Yes, sir. ग्राम स्मिथ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ग्राम स्मिथ का जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो मैंने इसलिए टॉपिक एक्चुअली छोड़ भी दिया था क्योंकि समय कम था, और उसका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है, वो थोड़ा लेंथी सा है, थोड़ा प्रोसेस ना, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट फिर भी अगर आपने इतना किया है, आपने शायद मुझे मैसेज भी कर रखा है, तो मैं बेटा आई विल डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है बेटा, चलो बाय, गुड नाइट।